ART यानी कि HIV के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली ART दवाई के साथ यह सेप्टाइन दवाई लेना क्यों जरूरी है। इस वीडियो में आप आगे क्या जानेंगे। 350 से कम CD4 होने पे किस बीमारी होने का खतरा होता है, इस बीमारी को रोकने के लिए कौन सी दवाई लेना होता है, यह दवाई कब शुरू करना होता है और यह दवाई कब बंद करना होता है। तो सबसे पहले HIV की बीमारी में यदि आपका CD4 काउंट 350 से कम होने पर कौन सी दवाई देते हैं, तो यह दवाई बैक्ट्रीम DS, सेपमैक्स DS या तो टैबलेट सेप्टान DS हर रोज की एक गोली खाना होता है। उस दवाई के अंदर सल्फामेथाक्साजोल 800 mg प्लस ट्राइमिथोप्राइम 160 mg हो सकता है। और यदि आपके पास दवाई है, यदि उसके अंदर 400 mg और 80 mg ऐसा पावर है, तो वो दवाई आपको डॉक्टर्स ने 2 बार खाने के लिए बोलते हैं। और इस दवाई से आपका CD4 350 से कम होने के जो खतरा होता है इन बीमारियों का, तो इन बीमारियों के सामने आपको रक्षण मिलेगा। तो 350 से कम CD4 होने पे इस बीमारी होने का खतरा होता है। उसमें फेफड़ों में होने वाली PCP यानी कि न्यूमोसिस्टिक कैरियर न्यूमोनिया बीमारी, दूसरा है दिमाग में होने वाली टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तीसरा है इंटेस्टाइन यानी कि आंत और पेट की होने वाली आइसोस्पोरियासिस, चौथा है फेफड़ों में होने वाली बैक्टीरियल न्यूमोनिया और पांचवा है शरीर के विभिन्न अंग में होने वाले नोकार्डियोसिस। तो इन बीमारियों का खतरा 350 से CD4 कम है तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का CD4 काउंट 350 से कम है तो इसको ये बीमारी हो ही जाएगी। लेकिन जब भी 350 से कम CD4 होता है तब आपको ये दवाई देते हैं और यह दवाई लेने के कारण आपको ये बीमारी होने का खतरा काफी कम हो जाएगा। तो टैबलेट सेप्टान, बैक्ट्रीम, सेपमैक्स DF कब चालू करना होता है? तो जब भी किसी इंसान का CD4 काउंट का रिपोर्ट 350 से कम होता है तब ये दवाई चालू करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब किसी का क्लिनिकल स्टेज 3 या 4 है। क्लिनिकल स्टेज 3 या 4 क्या है वो आपका डॉक्टर सबको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी को फेफड़ों का TB है तो क्लिनिकल स्टेज 3 है, और यदि किसी को पेट का TB है तो क्लिनिकल स्टेज 4 है। इस तरह से 60 बीमारियों का अलग अलग स्टेज में विवरण किया गया हुआ है। या तो CD4 350 से कम है और साथ में क्लिनिकल स्टेज 3 और 4 दोनों में से कोई भी है, तो ये दोनों CD4 भी कम है और क्लिनिकल स्टेज भी ज्यादा है, तब भी इस दवाई को चालू करना होता है। अब जो ये दवाई सेप्टान और बैक्ट्रीम DS है उसको कब बंद करना होता है कि जब आपका CD4 काउंट की संख्या 350 से ज्यादा आए, लगातार 2 बार आए, और ये लगातार 2 बार जो आपने CD4 किया है, जो रिपोर्ट किया है, उसके बीच का अंतराल है वो 6 महीने का हो। जब ऐसा होता है तब आपके सेप्टान या तो बैक्ट्रीम DS जो है बंद करना होता है। और यदि आपका क्लिनिकल स्टेज 3 और 4 है, उसके कारण दवाई चालू किया था, तो जब आपका क्लिनिकल स्टेज 1 हो जाए, 1 या 2 हो जाए, तब इस दवाई को बंद कर सकते हैं। और यदि कभी कभार किसी इंसान को इस दवाई से बहुत गंभीर साइड इफेक्ट होता है तब इस दवाई को तुरंत बंद करना होता है। काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि सर हमारा DS का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ और SS का मतलब होता है सिंगल स्ट्रेंथ। सिंगल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका दवाई का पावर 400 और 80 है, और डबल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि दवाई का पावर 800 और 160 है। यदि मान लो कि DS टैबलेट है तो उसको एक पूरा गोली ना खाए और आधी आधी कर सुबह शाम खाए तो ऐसा चल सकता है? तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका डबल स्ट्रेंथ का मेडिसिन से 800 और 160 mg का मेडिसिन है तो आपको पूरी गोली एक साथ में ही खाना है। हाँ, यदि किसी को निगलने में दिक्कत है तो आपको 5 मिनट का अंतराल कर 2 पार्ट में खा सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आधा पार्ट सुबह ले और आधा पार्ट शाम को ले, ऐसा नहीं करना है। यह काफी बार में से, और खास करके गवर्नमेंट प्रोग्राम में जो मेडिसिन दिया जाता है वो सिंगल स्ट्रेंथ का होता है, यानी कि दवाई का पावर होता है वो 400 और 80 होता है। तो इस दवाई को एक साथ में नहीं कुछ लोग लेते हैं, और वो लोग अलग अलग टाइम पे लेते हैं, एक गोली सुबह लेते हैं, एक गोली शाम को लेते हैं। तो सिंगल स्ट्रेंथ मेडिसिन आपको दिया है तो आपको 2 गोली खाने के लिए बोला गया है, और जब 2 गोली खाने का बोला गया है तो आपको दोनों गोली एक ही टाइम पे खाना है। ऐसा नहीं कि एक गोली सुबह एक गोली शाम को, ऐसा नहीं करना है। सिंगल स्ट्रेंथ की 2 गोली आपको खाने के लिए बोला गया है तो आपको दोनों गोली एक ही टाइम पे खाना है। वो चाहे टाइम आप कोई भी चूज कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तीनों में से आपको जो भी मैसेज सेट हो रहा है उस हिसाब से आप टाइम चूज कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों सिंगल स्ट्रेंथ का 2 गोली खाने के लिए बोला है तो दोनों गोली एक साथ में ही खाना है। क्या हम ये जो सेप्टन मेडिसिन है उसको एआरटी दवाई के साथ ले सकते हैं? तो हाँ, दोनों गोली साथ में ले सकते हैं। और लोग पूछते हैं कि सर यदि अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं सिर्फ एआरटी की दवाई ले और जो मुझे सेप्टन दवाई दिया जा रहा है मुझे वो दवाई नहीं लूँ तो क्या चलेगा? तो नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका CD4 कम है तो क्लिनिकल स्टेज 3 और 4 है और आपको डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको इस दवाई को खाना है, तो आपको दोनों दवाई खाने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि दोनों दवाई आप एक ही साथ में खाओ। आप चाहो तो एआरटी की दवाई अलग दिन के अलग समय पर और ए सेप्टन दवाई 2 दिन के अलग समय पर खा सकते हो। चाहो तो दोनों दवाई साथ में भी खा सकते हो, लेकिन आपको खाना दोनों दवाई है। ऐसा कभी नहीं करना है कि सिर्फ आप एचआईवी की एआरटी जो डब्बी वाली दवाई है वही खा रहे हो और उसके साथ में आपको स्ट्रिप में सेप्टन वाली दवाई दे रहा है वो आप नहीं खा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने आपको 5 बीमारियां दिखाई आगे की स्लाइड्स में, वो बीमारी होने का खतरा आपको बढ़ जाएगा और यदि आपको इस बीमारी होती है तो उसका इलाज करना काफ़ी महंगा और मुश्किल होता है और काफ़ी पीड़ादायक भी हो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि इस बीमारी को रोकने के लिए जो ये दवाई है उसको समय पे लिया जाए। ये दवाई सेप्टन किसको नहीं लेनी चाहिए? यदि किसी को सल्फा ग्रुप की मेडिसिन का एलर्जी है तो उन लोगों को कोट्राइमोक्सोजोल जो सेप्टन दवाई है वो नहीं लेनी चाहिए। अब तो इसके बदले में वो कौन सी दवाई ले सकते हैं? तो जिन लोगों को सल्फा ग्रुप की मेडिसिन का एलर्जी है तो उसको ये सेप्टन दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर वो डेप्सन 100 mg में दवाई ले सकते हैं। ये सेप्टन और डेप्सन दोनों में से कोई भी दवाई किसको नहीं लेनी चाहिए? यदि किसी को G6PD डेफिशिएंसी है, इस रिपोर्ट से पता चलता है कि G6PD की डेफिशिएंसी है या नहीं है। और जिन लोगों को G6PD डेफिशिएंसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, डेफिशिएंसी होता है, तो उन लोगों को इन दोनों में से कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। सेप्टन और डेप्सन दोनों में से कोई भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे एलर्जी होने का खतरा और रिएक्शंस आने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। क्या इस दवाई को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के यानी कि सगर्भावस्था और बच्चे को दूध पिलाने के जो भी लेडीज दूध पिला रही है वह लोग ये दवाई ले सकते हैं और क्या ये सुरक्षित है? तो हाँ, वह लोग भी ये दवाई ले सकते हैं और ये दवाई सुरक्षित है। क्या इस दवाई के साइड इफेक्ट के लिए कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराना होता है? तो इसके लिए आपको स्पेशली कोई साइड इफेक्ट चेक होगा कि नहीं होगा वह जानने के लिए आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल्स की यूट्यूब की HIV एड्स स्पेशल चैनल्स की विशेषता हो। यह एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ HIV और एड्स से जुड़ी बातें ही करता है। यह चैनल्स पर आपको वैज्ञानिक के आधार पर आधारित सच्ची और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक करीबन 50,000 लोग इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुके हैं। हर रोज़ सबसे ज़्यादा देखने वाले HIV एड्स की चैनल्स है। मेरे बारे में बताना चाहूँगा तो मैं एक HIV और एड्स के विषय में स्पेशल डिग्री धारक हूँ। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। मुझे 10 साल से भी ज़्यादा अनुभव है और अब तक मैं 12,000 से भी ज़्यादा HIV पॉजिटिव लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्तियों का इस संबंधित इलाज कर चुका हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया और आप HIV पॉजिटिव हो तो ज़रूर से आज आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम हर रोज शाम को 6 बजे जो वीडियो सीरीज है सवाल जवाब की, उसमें आपके सवाल का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणप्रिया। यदि आप मेरे से ऑनलाइन ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो फ़ोन पर या तो व्हाट्सएप पर, तो आप व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और उसके बाद हम कंसल्टेशन कर पाएंगे। और ख़ास चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है, तो कभी भी किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हम कल वापस शाम को 6 बजे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।